तो बात कर रहे हैं कि बीएससी बायो करने के बाद जो है, बीएससी बायोलॉजी करने के बाद आपको आगे करियर ऑप्शंस कौन से रहते हैं। तो एकदम शॉर्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि आगे चल के आपके करियर ऑप्शंस कौन से रहने वाले हैं, इंडस्ट्रीज कौन सी रह सकती है, और आगे चल के अगर आपको और पढ़ाई करनी है तो आप कहां पर कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे हम एम्प्लॉयमेंट एरिया से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप फार्मा कंपनीज के अंदर जा सकते हैं, हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ मैनेजमेंट सेंटर्स में जा सकते हैं, एग्रीकल्चरल रिसर्च में जा सकते हैं, प्लांट जेनेटिक्स रिसर्च में जा सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं, बॉटेनिकल सर्वे है, बायोटेक्नोलॉजी फर्म्स एंड मेडिकल लैबोरेटरीज। ये सारे जो हैं वो आपके लिए फील्ड्स ओपन हैं जहां पर आप जा सकते हैं। अब हम बात करें अगर जॉब प्रोफाइल की कि आप कौन से ओहदे पर काम कर सकते हैं, तो सबसे पहले आता है क्वालिटी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव। तो काफ़ी सारी कंपनियों में जो कि हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनके अंदर क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत अहम भूमिका निभाते हैं वो लोग। तो आप क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर के तौर पर जा सकते हैं, जो कि इंश्योर करते हैं कि जो बाहर जाने वाला कंपनी का प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कैसी है और वो कंपनी के द्वारा जो प्रस्तावित यहाँ पर निकष हैं उनके ऊपर खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। यदि वो प्रोडक्ट जो है या वो बैच जो है वो उनके स्टैंडर्ड्स के अनुसार नहीं होता है तो पूरा का पूरा बैच जो है वो रिटर्न कर दिया जाता है। तो इसे तय करने के लिए यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद आता है लैब टेक्नीशियन। तो अलग अलग जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं उसके लिए लैब टेक्नीशियंस की ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी स्पेसिमेंट्स आते हैं उन्हें कलेक्ट करना, उन्हें प्रॉपरली लेबल करना, उन्हें जो है वो सेपरेट करके रखना, ये सारे काम इनके पास होते हैं। क्लिनिकल प्रोसेस एसोसिएट के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम कर सकते हैं। तो अलग अलग जो बड़ी बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है या अस्पताल होते हैं वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर्स वहाँ की पूरी एक जो गवर्नेंस है उसके ऊपर ध्यान रखते हैं कि सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो की जाती है या नहीं जाती है, उसका जो पूरा लेखा जोखा रखा जाता है, जो डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है पेशेंट्स का या उनके रिकॉर्ड्स का, वो सही से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इस सभी के ऊपर मेडिकल ऑफिसर्स ध्यान रखते हैं। इसके अलावा अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप बायोलॉजी रिसर्चर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग हमारे सामने कुछ क्राइसिस हैं या जो नए चैलेंजेस हैं उनके अंदर अगर आपको रिसर्च करना अच्छा लगता है तो बायोलॉजी रिसर्चर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मिंग कंसल्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। बायोलॉजी कंटेंट डेवलपर, यानी कि अलग अलग मैगजीन्स होते हैं जो कि बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, उनके अंदर आप एज अ बायोलॉजिस्ट अपने ब्लॉग वगैरह लिख सकते हैं और साथ ही साथ बायोलॉजी के फील्ड में नई नई कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। आप एज अ प्लांट रिसर्चर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। तो बड़ी बड़ी जो बॉटनिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कंपनीज हैं उनके अंदर आप एज अ प्लांट रिसर्चर के तौर पर काम कर सकते हैं। एनवायरमेंट कंसल्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं, टैक्सोनॉमिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, फॉरेस्टर के तौर पर काम कर सकते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा इन डेप्थ रिसर्च की ओर मुड़ना है तब आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट के अंदर क्या है कि अभी जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि भाई जैसे कैंसर की दवाई खोजनी है, HIV एड्स की दवाई खोजनी है, या और कोई वायरस आया हुआ है उसकी दवाई खोजनी है, तो उसके ऊपर ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होते हैं वो रिसर्च करते हैं और उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आप एज ए इकोलॉजिस्ट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। इकोलॉजिस्ट का काम ये होता है कि जो एनवायरनमेंट के अंदर अलग अलग फैक्टर्स हैं, जो अलग अलग जीवित ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके ऊपर क्या क्या असर पड़ रहा है अभी के एनवायरनमेंट का या अभी के बाकी के एलिमेंट्स का, ये सब कुछ इन्हें यहाँ पर जो है वो स्टडी करना होता है। आप एज अ बॉटैनिस्ट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। अगर आपको बॉटनी में इंटरेस्ट है, प्लांट्स में इंटरेस्ट है, प्लांट जेनेटिक्स वगैरह इन सभी में इंटरेस्ट है, तब आप बॉटनिस्ट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको जेनेटिक्स में इंटरेस्ट है, फिर वो ह्यूमन जेनेटिक्स भी हो सकते हैं या प्लांट जेनेटिक्स भी हो सकते हैं, तो अगर आपको प्लांट डीएनएज, ह्यूमन डीएनएज, इसके ऊपर अगर रिसर्च करने की इच्छा है या उसमें कुछ करने की इच्छा है, तब आप जेनेटिक्स के फील्ड में ज़रूर जा सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। ज़्यादातर करके लोग यहाँ पर जाते नहीं हैं क्योंकि बहुत ही टू द पॉइंट और स्पेसिफिक
एरिया है, तो जिनका उसमें खास इंटरेस्ट है वही लोग जाते हैं। आप एज अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। अगर आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी है, उसमें इंटरेस्ट है, आपको अलग अलग स्पीशीज़ के जानवर कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन क्या है, उनका जो है वो परिवेश कौन सा रहता है, इस सभी के बारे में जानना है, उसके बारे में क्यूरियोसिटी है, तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। अब देख लेते हैं कि आगे अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपके लिए कौन से एवेन्यूज़ ओपन रहते हैं। तब आप MSc इन बायोलॉजी कर सकते हैं, MSc इन अप्लाइड बायोलॉजी भी कर सकते हैं। तो MSc बायोलॉजी और अप्लाइड बायोलॉजी में थोड़ा सा फ़र्क है। अप्लाइड बायोलॉजी में जो चीज़ें अभी ज़्यादा करंटली इस्तेमाल में हैं या जिन चीज़ों के ऊपर अभी ज़्यादा रिसर्च हो रहा है, ज़्यादा फोकस है, उन्हें ज़्यादा पढ़ाया जाता है। MSc इन बॉटनी भी आप कर सकते हैं या MSc इन जूलॉजी भी आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो बायोलॉजी से रिलेटेड किसी टॉपिक पर आप PhD भी कर सकते हैं। तो ये सारे एवेन्यूज जो है वो आपको आगे पढ़ाई करने के लिए भी ओपन रहते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की है ना, तो थोड़ी सी हेल्प मेरी भी कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।